गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात, नमस्कार। हमारे इस महाविद्यालय के चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियो है उनको अपडेट मिलती रहे और वीडियो को लाइक कर दिया करो। हम पिछली क्लास में वो उदारवादी दृष्टिकोण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी, कल विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम उदारवादी दृष्टिकोण है, उदारवाद के मूल सिद्धांत पढ़ेंगे। आज की हमारी इस क्लास में हम उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षण क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं, हमारे को पता है कि उदारवाद है एक क्रमबद्ध। उदारवाद का उदय और 16वीं शताब्दी में हुआ था, कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो उदारवाद है एक क्रमबद्ध व निश्चित विचारधारा नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। उदारवाद है वो क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है। इसका संबंध किसी न किसी युग से और न किसी सर्वमान्य, इसका संबंध है, उदारवाद का संबंध न तो किसी युग से है और न ही कोई सर्वमान्य व्यक्ति से है, इस बात का ध्यान रखना है। उदारवाद है ये एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है, इसका संबंध न किसी एक युग से है और न किसी एक सर्वमान्य व्यक्ति से है, इस बात का ध्यान रखना है। यह तो युग तथा अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोणों का, किसी एक युग से नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष से इसका संबंध नहीं है, ये कोई निश्चित विचारधारा नहीं है। ये तो उदारवाद है ये युग तथा अनेक व्यक्तियों के, युग तथा अनेक व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, सोचने की जो शक्ति है, उसका परिणाम है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हम उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षण, इसका पहला है सार्वजनिक कल्याण। सार्वजनिक कल्याण, उदारवाद ऐसा दृष्टिकोण है जो सभी का क्या चाहता है, कल्याण चाहता है। उदारवाद सार्वजनिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। ये औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न स्थितियों से मानव मात्र का हित चाहकर सब जन सुखाय और सब जन हिताय, ये वो विचारधारा है जो सब जन सुखाय और सब जन हिताय। उदारवाद है ये विचारधारा है जो सब जन सुखाय और सब जन हिताय की भावना को बलवती करता है। ये पूंजीवाद का शत्रु नहीं है, अपितु समस्त व्यक्तियों एवं संपूर्ण समाज का भला चाहता है। तो सार्वजनिक कल्याण, उदारवाद वो विचारधारा है जो सार्वजनिक मतलब संपूर्ण समाज का क्या चाहता है, कल्याण चाहता है। ये संपूर्ण समाज का क्या चाहता है, भला चाहता है। सब जन सुखाय सब जन हिताय, सभी जन क्या हो, सुखी हो, सभी लोगों का क्या हो, हित हो, इस प्रकार की विचारधारा क्या है, उदारवादी विचारधारा है, सभी का कल्याण करने वाली। दूसरी है नागरिक स्वतंत्रता। दूसरा इसका जो सिद्धांत या लक्षण है वो क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। हम पढ़ रहे थे जिस समय में राजतंत्र है, सामंतवादी व्यवस्था थी, चर्च का जो पोप है वही निरंकुश था, तो ये क्या चाहती है, उदारवादी दृष्टिकोण है, ये क्या चाहती है कि नागरिक है वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उदारवाद है ये नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल पोषक है। उदारवाद है ये नागरिक जो स्वतंत्रता है इसका क्या है, प्रबल पोषक है। ये ऐसा मानता है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। नागरिकों को विधि के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता, ये बोलता है कि नागरिकों को विधि के द्वारा या कानून के द्वारा क्या देनी चाहिए, आवश्यक स्वतंत्रता, वो कानून होना चाहिए, या कानून की नज़र में सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, या राज्य को कानून बनाकर क्या देने चाहिए, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है वो देनी चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि जो स्वेच्छाचारी शासन होते हैं, निरंकुश राजतंत्र था, वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो उदारवाद का मतलब यही है, ये नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है। तीसरा जो इसका सिद्धांत या लक्षण है, मानवीय विवेक में विश्वास। मानवीय विवेक में विश्वास उदारवाद है। ये कहता है, उदारवाद बुद्धि एवं विवेक का समर्थक है। उदारवाद कहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, या प्रत्येक मनुष्य में क्या पाया जाता है, बुद्धि व विवेक पाया जाता है, जिससे वो अपना क्या कर सकता है, भला कर सकता है। उदारवाद बुद्धि एवं विवेक का समर्थक है तथा भावना और विश्वास पर किसका अधिकार चाहता है, भावना व विश्वास पर ये विवेक का अधिकार चाहता है, विवेक का अधिकार चाहता है। उदारवाद भावना पर विवेक को प्रधानता देकर, उदारवाद है ये भावना पर किसको प्रधानता देता है,
विवेक को, उदारवाद है ये भावना पर विवेक को प्रधानता देकर स्वतंत्र चिंतन के महत्व को, ये कहता है कि स्वतंत्र चिंतन विवेक से क्या करता है, अगर भावना प्रदान होगी, विवेक भावना पर प्रदान होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, स्वतंत्र चिंतन करेगा और इससे क्या होगा, मानवीय विवेक में, मतलब उदारवाद है ये मानवीय विवेक में क्या करता है, विश्वास करता है। चौथी जो विशेषता है, लक्षण है इसका, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। व्यक्ति साध्य व राज्य साधन है। साधन का मतलब यही है, जिस अपने जिस मार्ग तक या अपने लक्ष्य तक अपन पहुंचने तक जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, साधन होता है। और साध्य का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, अपना जो मूल उद्देश्य कहाँ है, अपने को किस गंतव्य तक पहुंचना है वो क्या होता है, लक्ष्य होता है। और अपने को जिस अपन पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। तो उदारवाद है ये व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को क्या मानता है, साधन मानता है। उदारवाद व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को, उदारवाद है ये व्यक्ति की गरिमा व प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। उदारवाद है ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को क्या करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन है, ये मानता है कि समाज और जो राज्य है वो व्यक्ति की प्रगति है, उसके उत्थान में क्या है, साधक है। जबकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है और राज्य और समाज में ये क्या है, इसकी प्रगति के साधक, मतलब साधन है। समाज और राज्य में रहकर व्यक्ति अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये कहते हैं कि समाज में, समाज है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं के, राज्य है ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। और सरकार समाज की आवश्यकताओं की, और सरकार है वो क्या करती है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पांचवें जो लक्षण है वो है सीमित तथा सांविधानिक शासन की स्थापना। सीमित तथा सांविधानिक या संवैधानिक, सीमित तथा सांविधानिक शासन की स्थापना। उदारवाद का जो सिद्धांत है वो पांचवा लक्षण है, इसका है सीमित तथा सांविधानिक या संवैधानिक। उदारवाद चाहता है क्या होना चाहिए, सीमित शासन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, संवैधानिक, मतलब विधि का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। उदारवाद का उदय यूरोप में, उदारवाद का उदय अपन पढ़ा था, कहाँ हुआ था, यूरोप में। होने का कारण क्या था, निरंकुश राजतंत्रों के कारण। होने का कारण क्या था, उस समय राजतंत्र क्या हो गया था, निरंकुश हो गया था। इसके कारण वो क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए उदारवाद का क्या हुआ, उदय हुआ था। तो उदारवाद का उदय यूरोप में स्थापित निरंकुश राजतंत्रों के विरोध में हुए आंदोलनों से हुए। उदारवादियों ने कहा कि शासन की शक्ति है वो क्या होनी चाहिए, शासन की शक्ति है, शासन की जो शक्ति है वो क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। शासन है वो किसके अनुसार होना चाहिए, और वह व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकता है, शासन है वो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकता है, हस्तक्षेप। मैंने बताया था कल की हमारी क्लास में हमने चर्चा की थी कि उदारवाद है वो क्या चाहता है, सकारात्मक हस्तक्षेप की बात करता है। अगर कोई जनहित की बात है तो वहाँ पर वो हस्तक्षेप कर सकता है, बाकी ये व्यक्ति के जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सीमित शासन की बात करता है और एक निश्चित सीमा तक ही हस्तक्षेप की बात करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक कल्याण में क्या हो सके, सामंजस्य स्थापित हो सके। अगला है वो समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा। समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा। आधुनिक युग का उदारवाद है, ये क्रांतिकारी उपायों के स्थान पर समाज में क्रमिक, ये क्रांतिकारी जो उपाय है क्रांति के स्थान पर क्या करता है, क्रमिक
मतलब समाज में परिवर्तन होना चाहिए। किस प्रकार? कर्मानुसार, धीरे धीरे, निरंतर। समाज में क्या होना चाहिए? क्रांति की अपेक्षा समाज में धीरे धीरे कर्मिक रूप से क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रकार की अवधारणा को ये जन्म देता है। उदारवाद है ये क्रांतिकारी उपायों के स्थान पर समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। मार्क्सवाद, हमने मार्क्सवाद का हम पढ़ेंगे तो मार्क्सवाद क्या करते हैं? अकस्मात परिवर्तन की बात करता है, जबकि उदारवाद है ये क्या कहता है? क्रमिक, धीरे धीरे जो परंपराएं हैं इसमें परिवर्तन होना चाहिए। मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए क्रांति के माध्यम से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदल डालने की बात करता है, परंतु यह क्या करता है? धीरे धीरे की बात करता है। क्रमिक, निरंतर जो कमियां है उसको धीरे धीरे क्या करना है? सुधार करना है। मार्क्सवाद की भांति सीधा है वो क्रांति के माध्यम से क्या नहीं करना है? परिवर्तन नहीं करना है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद है आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिक संपत्ति का समर्थक है। उदारवाद है ये व्यक्ति के पास जो संपत्ति है, कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से या अपने गुण कर, अपने कौशल से संपत्ति को क्या कर सकता है? अर्जित कर सकता है। तो ये व्यक्तिक संपत्ति का क्या है? समर्थक है। तथा राज्य को ये आवश्यक, ये कहता है कि राज्य को आवश्यक जो कर होते हैं वही लगाने चाहिए, अनावश्यक कर है वो नहीं लगाने चाहिए। और व्यक्ति को संपत्ति क्या कर देना चाहिए? अगर उस व्यक्ति में गुण है, अगर उस व्यक्ति में योग्यता है, अगर उस व्यक्ति अपने योग्यता से अगर वो संपत्ति अर्जित कर सकता है तो उसको क्या होनी चाहिए? छूट होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सके? व्यवसाय कर सके, संपत्ति अर्जित कर सके और खर्च करने का अधिकार भी होना चाहिए। और राज्य को आर्थिक क्षेत्र में, उदारवाद कहता है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम नियंत्रण लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगली जो विशेषता है वो है रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। उदारवाद ने रूढ़ियों व परंपराओं का विरोध, हमने जब पढ़ा था अनुदारवाद जो ब्रिटेन में एक है, वो क्या चाहता है? अनुदारवाद बोलता है परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि उदारवाद क्या कहता है? धीरे धीरे, क्रमिक रूप से, निरंतर क्या होना चाहिए? समाज में सुधार होना चाहिए। उदारवाद व्यक्ति को प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं का दास नहीं, ये बोलता है कि प्राचीन जो रूढ़ि और परंपराएं हैं उनका व्यक्ति को क्या नहीं बनाना चाहिए? दास, मतलब उसका गुलाम नहीं बनाना चाहिए, जबकि उसमें धीरे धीरे क्या करना है? सुधार करना है। परंपराएं चाहे कितनी भी अच्छी हो, किंतु उनकी अंधभक्ति का विरोध, परंपराएं चाहे कितनी भी अच्छी हो परंतु उसकी जो अंधभक्ति है उसका उदारवाद क्या करता है? विरोध करता है। अंधभक्ति है उसका उदारवाद क्या करता है? विरोध करता है। और प्रगति एवं विकास के लिए यदि अगर समाज में या व्यक्ति अगर प्रगति और विकास कर रहा है तो हम उस जगह क्या कर सकते हैं? उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रगति और विकास कर रहे हैं। अगर उन्नति में वो साधक नहीं है, बाधक है, तो हम ऐसी जो परंपराएं हैं उनको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवाद है ये प्राकृतिक जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे होते हैं, जिस प्रकार से हम जॉन लॉक को पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई व्यक्ति को प्रकृति में है तो वो अधिकार सबको मिलने चाहिए। उदारवादी कुछ प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार मानते हैं। उदारवादी कहते हैं क्या कि कुछ व्यक्ति के प्राकृतिक या नैसर्गिक मतलब अनिवार्य अधिकार है जो उसको जन्म लेते ही क्या हो जाते हैं भाई प्रकृति। प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त, वो अधिकार जो किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हम जन्म लेते ही हमारे को क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, ये नैसर्गिक होते हैं। तो जन्म लेते ही व्यक्ति को जो अधिकार मिल जाते हैं उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जिस प्रकार से लॉक ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को, जॉन लॉक एक ब्रिटेन का विचारक था, जॉन लॉक, जिसने क्या कहा था? जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, टू ट्राइटाइजेज इन गवर्नमेंट, एक किताब लिखी थी शासन पर 2 निबंध। किसने? जॉन लॉक ने।
तो इस पुस्तक में इन्होंने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, इसको क्या बताया कि ये प्राकृतिक अधिकार है और ये सभी व्यक्तियों को ये अधिकार मिलने चाहिए। ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने कही थी। और राज्य को, जो ये प्राकृतिक अधिकार है जो हमारे को जन्म लेते ही मिलते हैं, उनको राज्य की क्या करनी चाहिए? राज्य को उनकी क्या करनी चाहिए? राज्य को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। राज्य है उसको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, इस प्रकार की रक्षा करनी चाहिए कि जो ये प्राकृतिक अधिकार हमारे से कोई नहीं छीन सके। और अगला है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बोलता है उदारवादियों के अनुसार सरकार का निर्माण एवं विघटन किसका अधिकार है? ये कहते हैं कि सरकार का निर्माण और विघटन का अधिकार किसको होना चाहिए? जनता को होता है, या जनता का अधिकार है सत्ता का जो अधिवास है, सत्ता का जो अधिवास है या जो संप्रभुता है या शक्ति है वो किस में होती है? जनता में निवास करती है। संप्रभुता है वो किस में निवास करती है? जनता में निवास करती है। तो जनता को अपने शासक को चुनने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। जनता को अपने शासक को चुनने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। तो आज हम उदारवादी जो दृष्टिकोण है, इस उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षण है, इनका अध्ययन किया है हमने। 10 जो सिद्धांत या लक्षण है इसका अध्ययन किया है। तो आपको समझ में आ जाएगा इस सिद्धांत या लक्षणों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। अपने इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।